हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस वक्त हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए हुए थे और आज की क्लास में हम लोग मैक्स वेबर से रिलेटेड उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्स्टहेन की अवधारणा किसने दी? वर्स्टहेन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए एफ टॉनीज ने, बी कार्ल मैनहाइम ने, सी मैक्स वेबर ने या डी ऑगस्ट काम्ट ने। देखिए, वर्स्टहेन को विवेचनात्मक सूझ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचनात्मक सूझ। और वर्स्टहेन की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने वर्स्टहेन की अवधारणा को समाजशास्त्र में प्रयोग किया। क्या है? मैक्स वेबर ने वर्स्टहेन की अवधारणा को समाजशास्त्र में प्रयोग किया था। वर्स्टहेन क्या है? एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अभिप्राय अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत बोध से है। क्या है? वर्स्टहेन का अभिप्राय किससे है? अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत बोध से। जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। क्या है? जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वर्स्टहेन कहा जाता है। वेबर ने कहा है कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना होगा। क्या है? वेबर ने क्या कहा है कि यदि सामाजिक वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन आप करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वर्स्टहेन विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? वी पैरेटो, ए पैरेटो, बी मैक्स वेबर, सी किंग्सले डेविस या डी जी सिमेल। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वर्स्टहेन विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? क्या है? किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर ने, जे गोल्डथॉर्प ने, इमाइल दुर्खीम ने या टॉलकट पार्सन्स ने? तो बाजार और संपत्ति के स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है? मैक्स वेबर ने। डिटेल देखते हैं। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। और मैक्स वेबर की व्याख्या 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला क्या है? देखिए, 3 तथ्य हैं, जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु और बाजार की दशाएं। मैक्स वेबर ने वर्ग की व्याख्या के 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला है जीवन अवसर, दूसरा है आर्थिक और तीसरा बाजार की दशाएं। और इसके अवसर से क्या है? वेबर का तात्पर्य इस तथ्य से है कि जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जो सेवाएं समाज में पाई जाती हैं, उनका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है अथवा नहीं। और वो कारक क्या है? जो वर्ग को बनाता है। क्या है? जो वर्ग को बनाता है, निश्चित रूप से उसका आर्थिक हेतु है। और वर्ग की निश्चित और विशिष्ट स्थितियों का निर्णय कौन करता है? बाजार करते हैं। और बाजार की दशाओं के बारे में
वेबर का कहना है कि बाजार में मुद्रा के बदले वस्तुओं के बदलने के सभी अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जहां एक और बाजार वर्ग की स्थिति का एक भाग है, वहीं वर्ग का निर्धारण बाजार के प्रति कर्ता का जो अभिस्थापन है, रुझान है, उसके द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? किसने कहा है वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, C.W. मिल्स ने या जे बर्नार्ड ने? तो किसने कहा? मैक्स वेबर ने। देखिए, इसका डिटेल पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि वर्ग का आधार यह है कि किसी व्यक्ति की सेवा के बाजार में कीमत क्या है। क्या है कि वर्ग का आधार ये है कि किसी व्यक्ति के सेवा के बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार यानी कि मार्केट सिचुएशन में उसकी कीमत क्या है। और मैक्स वेबर ने बाजार की बात इस संदर्भ में रखा है कि हर प्रकार के पेशों का हमेशा समान महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, ये नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी है, ये तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ये वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या ये नैतिक सत्ता पर आधारित है। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्लास है मैक्स वेबर का, ये क्लास आपके यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, मतलब सोशोलॉजी से रिलेटेड आपके बीए में जितने भी हैं एग्ज़ाम्स आपके, ये सभी में बहुत हेल्पफुल होने वाली। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट तो करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट आप जितना हो सके उतना कीजिए। प्रैक्टिस सेट करने से होता क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। आपका गलत जाएगा तो आप खुद देख भी सकते हो उसको, आप तुरंत उसको देखो, कवर अप करो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत जा रहा है। और मैक्स वेबर से रिलेटेड जितने भी ये जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, ये आपके सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पेपर, सब में मैक्स वेबर हुए, इमाइल दुर्खीम हुए, सभी ऑगस्ट काम्ट हुए, बहुत मतलब इन सब इसमें से क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट एकदम हमेशा मन लगा कर करते रहिए। और पेपर जब होना होगा वो तो पेपर होगा ही। देखिए, यूपी पीजीटी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब ये बीपीएससी पीजीटी का जो पेपर है ये हो सकता है अभी जल्दी ही करवा लें। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ये नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, ये तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, या ये वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या ये नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैक्स वेबर क्या है? नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी की पहचान तार्किक विधिक सत्ता, रेशनल लीगल अथॉरिटी के आधार पर करते हैं। और उनका मानना क्या है कि नौकरशाही तार्किक विधि सत्ता पर ही आधारित संगठन के प्रभावकारी बुनियाद के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वो एक कौन है? मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वो एक कौन है? मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की है ना, कौन सी? तार्किक, परंपरागत और करिश्माई। तो इसमें कौन सा नहीं है? सी यानी कि धार्मिक। देखिए, मैक्स वेबर ने क्या है, डिटेल देखते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता की विवेचना की शक्ति यानी पावर के रूप में की है, और उन्होंने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की है। कौन सी? तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता। ठीक है,
उन्होंने क्या है, धार्मिक सत्ता की बात नहीं की है, उन्होंने करिश्माई, परंपरागत और तार्किक की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति के वैधीकरण का, देखिए अभी हमने पढ़ा था, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। शक्ति क्या है, देखो शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। वे शक्ति का अर्थ क्या है, राजनीतिक शक्ति के रूप में लेते हैं। वेबर का मानना है कि सामाजिक संबंधों में शक्ति का मतलब उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं का दूसरों के विरोध करने पर भी पूरा किया जा सके। और वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि शक्ति में प्राधिकार का होना आवश्यक नहीं है। क्या है, प्राधिकार का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्राधिकार होता है वहीं शक्ति अनिवार्य रूप से होती है। और प्राधिकार की बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है, वैधता होती है। तो यदि लोग ये समुदाय किसी भी शक्ति को वैध मानते हैं तो ये शक्ति क्या है, प्राधिकार बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? क्या है, आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? ऑगस्ट कॉम्ट ने, टॉलकट पार्सन्स ने, किंग्सले डेविस ने या मैक्स वेबर ने? तो किसने किया कहा है आदर्श प्रारूप, कौन कहता है? मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए समाजशास्त्र में क्या है, सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की बात की है। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप की अवधारणा दी है और इनका प्रयोग क्या है, विज्ञान के समसामयिक दर्शन के मानदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग दो परस्पर विरोधी अर्थों में किया है। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्टेंट इथिक के आदर्श प्रारूप में रचना की है और इसी में इन्होंने द मैथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज में इन्होंने आदर्श प्रारूप की बात की है। ठीक है, और एक पद्धतीय शास्त्र, क्या है, एक पद्धति शास्त्र उपकरण के रूप में इसका प्रयोग दो या अधिक सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। वेबर ने कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही संगठन तथा रेडफील्ड ने लोक समाज यानी कि फोक सोसाइटी के अध्ययन में इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में किसने विकसित किया है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? देखिए यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और ना परेशान होना है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए आदर्श प्रारूप की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर ने। और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि आदर्श प्रारूप की बात करते हैं मैक्स वेबर, तार्किक करिश्माई की बात करते हैं, फिर सत्ता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी इन्हीं की अवधारणाएं हैं। देखिए मैक्स वेबर ने सामाजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? क्या है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8 या 10? और देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, जीआईसी के पेपर में पूछा गया 2015 में, पीजीटी 2016 में पूछा गया, फिर उत्तराखंड जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा में भी 2018 में पूछा गया है। सामाजिक क्रिया का कितने प्रकार का उल्लेख किया है मैक्स वेबर ने? 4 तरह का। ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका डिटेल भी देखते हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये सभी को पता है कि मैक्स वेबर क्या कहते हैं, वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, ये मैक्स वेबर ने कहा है। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, और उन्होंने क्या किया, सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों का में उल्लेख किया है। पहला क्या है, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा है भावनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है परंपरागत सामाजिक क्रिया। देखो बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वैक रैशनल सोशल एक्शन।
ठीक है। फिर मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया को कहते हैं वेट रैशनल सोशल एक्शन, और भावनात्मक को क्या कहते हैं, अफेक्शन सोशल एक्शन, और परंपरागत को क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ठीक है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कुछ 4 प्रकारों में बताया। पहला बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा भावनात्मक सामाजिक क्रिया, और परंपरागत चौथा है परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये जो 4 क्रियाएं, इसको आप रटो घोटो कुछ भी करो, इसको एकदम रट्टा मार के एकदम याद कर लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब वो पूछेगा, वो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया क्या, आप नाम बताओ, तो 4 ये ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा, तो आपको 4 उसमें से छांटना है, तो जिससे कि याद रहे। तो पहला क्या है, बौद्धिक तार्किक, दूसरा मूल्यात्मक, तीसरा भावनात्मक, और चौथा परंपरागत। इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। देखो तुरंत वही क्वेश्चन आया है, बस प्रकार नहीं है का पूछ लिया। क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। पहला है अंतः क्रिया, दूसरा तार्किक क्रिया, तीसरा भावनात्मक क्रिया, या चौथा परंपरागत क्रिया। क्या है, तो देखो तार्किक क्रिया तो है, मैक्स वेबर ने बताया। ठीक है। भावनात्मक क्रिया भी है, परंपरागत क्रिया भी है, और चौथा क्या है बताओ, बौद्धिक तार्किक क्रिया। देखो मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया है, दूसरा है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है, तीसरा भावनात्मक, और चौथा परंपरागत। लेकिन अंतः क्रिया ये नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पहला क्या है, बौद्धिक तार्किक क्रिया। देखियो तार्किक लिखा है, भावनात्मक लिखा है, परंपरागत लिखा है, एक नहीं लिखा है, कौन सा, मूल्यात्मक। ठीक है। मूल्यात्मक, मूल्यात्मक, तार्किक, भावनात्मक और परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। वेबर ने, मार्क्स ने, स्पेंसर ने, या दुर्खीम ने। तो धर्म का संबंध पूंजीवाद से किसने जोड़ा है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा। ए कार्ल मार्क्स, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी मैक्स वेबर, या डी इमानुएल दुर्खीम। सॉरी, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है। क्या है क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा। ठीक है। तो कितने धर्मों को चुना है उन्होंने, 6। कौन कौन से, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। कौन कौन से हैं, देखो मैं लिख दे रही हूँ। पहला है हिंदू, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है ईसाई, चौथा इस्लाम, पांचवा कन्फ्यूशियस, छठा है यहूदी। ठीक है। पहला कौन सा है, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। ये मैक्स वेबर ने 6 धर्मों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने तार्किकता को 4 प्रकार की विशेषताओं के व्यक्त की है। निम्नांकित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है। तो अभी हमने उसको पढ़ा था, किसने किया है, मैक्स वेबर ने।
इसका डिटेल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। क्या है क्वेश्चन? मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। पहला क्या है? सकारात्मक दर्शन शास्त्र, दूसरा है अर्थशास्त्र और समाज, तीसरा मनुष्य बनाम राज्य और चौथा है समाजशास्त्र के सिद्धांत। क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र एवं समाज। तो मैक्स वेबर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम किसमें किया था? अर्थशास्त्र और समाज में। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? अर्थशास्त्र और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी था। वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार यानी कि मार्केट प्लेस में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं और जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को सामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी मैकआइवर, सी रॉबर्ट मर्टन या डी कॉपलॉन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र में से किसने मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन ए आधुनिक मूल्यों का, बी सामाजिक मूल्यों का, सी राजनीतिक मूल्यों का या डी परंपरागत मूल्यों का। तो अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत मूल्यों का। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो इसका डिटेल पढ़ते हैं। वेबर ने क्या किया? प्राधिकार को 3 रूपों में परिभाषित किया है। पहला पारंपरिक प्राधिकार, दूसरा करिश्माई और तीसरा कानूनी तार्किक प्राधिकार। तो कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत क्या होता है? प्रशासनिक वर्ग, स्टाफ, नौकरशाह होते हैं। ठीक है। इसमें आज्ञाकारिता प्राधिकार का आह्वान होता है। आज्ञाकारिता प्राधिकार स्वामी के प्रति नहीं बल्कि उस अवैयक्तिक व्यवस्था के प्रति है जिसने उसे प्राधिकार के पद पर बैठाया है, और इस व्यवस्था में क्या है? परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। क्या है क्वेश्चन? सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, या शास्त्रियों के शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो सत्ता की प्रभुता का अर्थ देखो, एक शासक का भी होना ज़रूरी है, शासित होने के लिए एक समूह का भी होना ज़रूरी है, और शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखो इसका डिटेल पढ़ते हैं। सत्ता के प्रभुत्व का अर्थ क्या है? एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ओर शासक होता है और दूसरी तरफ शासित होता है। शासक क्या है? वो एक समूह भी हो सकता है, लेकिन शासन करने वाला समूह अगर छोटा होता है तो शासित वे लोग हैं जो स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन जहाँ प्रभुत्व होता है वहीं उसमें शक्ति का समावेश अनिवार्य रूप से समाहित रहता है, और प्रभुत्व जो है, प्रभुत्व में मालिक का आदेश देने का अधिकार होता है। और मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्न 3 बुनियादी प्रारूपों का उल्लेख किया है। पहला वैधानिक, दूसरा परंपरागत, तीसरा करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक
और आज का लास्ट क्वेश्चन, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया? सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए पी ए सोरोकिन, बी विल्फ्रेड पैरेटो, सी मैक्स वेबर या डी कार्ल मार्क्स। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर। तो ये रही आज की हमारी क्लास। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये जो हमारी क्लासेस हैं, आज से हम लोगों के वेस्टर्न थिंकर्स की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। कल से हम लोग इंडियन थिंकर्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए और अपना खूब ध्यान रखिए। बाय बाय।